मेरा नाम तारा है और आज जो कुछ उस बड़े से सरकारी हॉल में हुआ, उसकी गूंज शायद मेरी आखिरी सांस तक मेरे कानों में बजती रहेगी। रुको, ये हाथ पीछे मत करना लड़की। डिप्टी कमिश्नर की गरजदार आवाज़ पूरे हॉल में इस तरह गूंजी थी जैसे अचानक आसमान फट गया हो। वहां मौजूद हर इंसान एक पल में हैरान हो गया था। सफाई करने वाली औरतों के हाथ हवा में ही रुक गए थे। लाइन में खड़ी जरूरतमंद औरतों की सांसें जैसे हलक में अटक गई थी। किसी के पायल की हल्की सी आवाज भी अब सुनाई नहीं दे रही थी। सबकी निगाहें एक ही दिशा में जम चुकी थी, उस इंसान पर जो पल भर पहले तक मुस्कुराकर बड़े सलीके से सब में लिफाफे बांट रहा था, जिसे देखकर लोग सर झुकाकर सैल्यूट करते थे, जिनका नाम शहर में इज्जत के साथ लिया जाता था। लेकिन अब उसके चेहरे का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था। उसके होठ सूख गए थे और आंखों में एक ऐसा खौफ उतर आया था जिसे वो लाख कोशिशों के बावजूद छुपा नहीं पा रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की पकड़ में ताकत कम और बेचैनी ज्यादा थी। उसकी नजरें मेरे मैले कुचैले चेहरे पर नहीं, बल्कि मेरी उंगली में फंसी हुई उस पुरानी घिसी हुई अंगूठी पर जमी हुई थी। वही अंगूठी जिसे मैं बचपन से पहने हुई थी, जिसे मैंने कभी खास समझा ही नहीं। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? बोलो, किसने दी है तुम्हें ये? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा डर, एक बेयकीनी, एक ऐसा राज छुपा था जो शायद बरसों से उसके सीने में कहीं दफन था। उसके हाथों की कपकपाहट मेरे हाथों तक उतर रही थी और मेरी आत्मा को जमा रही थी। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकी। मेरी टांगें डर से कांपने लगी। भीड़ की फुसफुसाहट अब धीमी धीमी लहरों की तरह उठ रही थी। तभी उसके हाथ से पैसों वाला भारी लिफाफा छूटकर जमीन पर गिर गया और नोट फर्श पर बिखर गए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें उठाने की। वो इंसान जिसे पूरा शहर इज्जत से सैल्यूट करता था, उस वक्त मेरे सामने ऐसे खड़ा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी आंखों में तैरती नमी और लहजे की टूटती आवाज ने वहां मौजूद हर एक को हैरत के समंदर में धकेल दिया था। और मैं बस खड़ी थी, बिल्कुल अनजान, इस बात से बेखबर कि मेरी ये मामूली सी अंगूठी आज कौन सा तूफान उठाने वाली है, कौन सा राज उजागर करने वाली है और किसकी दुनिया पलटने वाली है। अगर नसीब की स्याही का कोई रंग होता तो शायद वो मेरी जिंदगी जैसा धुंधला और फीका होता। मैंने जब आंख खोली तो अपने सर पर सिर्फ अपने पापा का साया पाया था। मुझे नहीं पता मेरी माँ कौन थी, कैसी दिखती थी, उनकी हंसी कैसी थी या उनकी गोद की खुशबू कैसी होती है। मुझे बस इतना याद है कि जब मैं रोती तो पापा मुझे अपने सीने से लगा लिया करते थे और वही चौड़ा सीना मेरी माँ की गोद बन जाता था। उनके खुरदरे हाथ मेरे आंसू पोंछते थे और वो कहते थे कि मेरी तारा कभी नहीं रोएगी। मुझे तब समझ नहीं आता था कि उनके लहजे में हमेशा एक छुपी हुई बेचैनी क्यों रहती है। क्यों वो हर बार मेरी इस अंगूठी को देखकर कुछ पल के लिए खामोश हो जाते थे। क्यों उनकी आंखों में एक डर सा तैर जाता था और क्यों वो मुझे सख्ती से कहते थे कि इसे कभी उतारना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। तब मैं छोटी थी, मुझे लगता था कि ये बस एक पुरानी सी चीज है। लेकिन आज उसी अंगूठी ने शहर के सबसे ताकतवर आदमी की आवाज से रौब छीन लिया था। आज उसी अंगूठी ने एक भीड़ भरे हॉल में सन्नाटा उतार दिया था और मुझे लगने लगा कि शायद मेरी जिंदगी उतनी मामूली नहीं जितनी मैं समझती आई थी। शायद मेरे अतीत में कोई ऐसा सच छुपा था जो अब दरवाजा तोड़कर बाहर आने वाला था। और उस सच की आहट अभी अभी मैंने डिप्टी कमिश्नर की कांपती हुई आवाज में सुन ली थी। उस टाइम में ज्यादा बड़ी नहीं थी, शायद 4 से 5 साल की होंगी। पापा सरकारी नौकर थे। वो सुबह सवेरे निकलते और शाम को थके हारे लौटते। घर में मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं था। शायद इसी मजबूरी और मेरे अकेलेपन को देखते हुए पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मुझे लगा कि अब मुझे माँ मिल जाएगी, मेरे बिखरे बालों को संवारने वाला कोई हाथ मेरे सर पर होगा। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि पापा की ये शादी मेरी जिंदगी में कांटे बोने का कारण बन जाएगी। मेरी सौतेली माँ, जिनको मैंने शुरू में बड़े प्यार से माँ कहा था, उनका व्यवहार मेरे साथ पहले दिन से ही बहुत रूखा था। वो शायद इसी शर्त पर इस घर में आई थी कि वो यहाँ आकर राज करेंगी। पापा के सामने तो वो खामोश रहती थी, मगर जैसे ही पापा काम पर जाते, घर का नक्शा ही बदल जाता था। ए लड़की, इधर आ। ये बर्तन कौन धोएगा? तेरा बाप?
माँ की सख्त आवाज़ मेरे कानों में पड़ती तो मैं सहम जाती थी। मैं जब 6 साल की थी, मेरे हाथों से साबुन की टिकिया भी नहीं संभाली जाती थी, लेकिन मैं डर की वजह से सिंक के पास खड़ी हो जाती थी। माँ, अभी धो रही हूँ, मैंने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया था। मेरे छोटे छोटे हाथ ठंडे पानी में सुन्न हो जाते थे। कभी कभी बर्तन धोते हुए कोई गिलास गलती से फिसलकर टूट जाता तो माँ का गुस्सा मुझ पर टूट पड़ता। मनहूस, तोड़ दिया ना तूने गिलास, नुकसान कर दिया मेरे घर का। तेरे बाप की सैलरी में तो वैसे ही खर्चा पूरा नहीं पड़ता, ऊपर से तेरे ये कारनामे। वो मेरे बालों को मुट्ठी में जकड़कर मुझे झंझोड़ती थी, मुझे मारती पीटती, और मैं सिसकियां लेने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। मगर ये सारा जुल्म सिर्फ उस वक्त तक होता जब तक सूरज आसमान पर रहता। मगर शाम होते ही जैसे ही गली के मोड़ पर पापा की साइकिल की घंटी सुनाई देती, माँ का व्यवहार बदल जाता। वो मुझे साफ सुथरे कपड़े पहनाकर बैठा देती और खुद भी अच्छे से बैठ जाती। पापा घर में दाखिल होते तो उनकी थकी हुई आंखें सबसे पहले मुझे ढूंढती थी। मेरी गुड़िया कहाँ पर है? मेरी तारा बिटिया? पापा की आवाज़ सुनते ही मैं भागकर उनकी टांगों से लिपट जाती। सारा दिन की मारपीट, भूख और डांट डपट पापा की एक पुकार पर हवा हो जाती थी। उनको देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। पापा मुझे अपनी गोद में उठा लेते, मेरे माथे को चूमते और अपनी जेब से कभी कोई टॉफ़ी, कभी बिस्किट और कभी कोई खिलौना निकाल कर दे देते। देखो, मैं अपनी बेटी के लिए क्या लेकर आया हूँ, पापा मुस्कुराते हुए कहते। उनकी आंखों में मेरे लिए जो प्यार था, वो शायद दुनिया के किसी भी पैमाने में नहीं समा सकता। वो मुझे अपने साथ बैठाकर खाना खिलाते, अपने हिस्से की रोटी भी निकाल कर मेरी प्लेट में रख देते। तुम खाओ बेटा, तुम्हें बड़े होकर डॉक्टर बनना है ना, इसलिए ताकत होनी चाहिए मेरी बच्ची। फिर वो निवाला मेरे मुंह में डालते हुए कहते। मैं जब खाती तो वो मुझे देखते रहते। उस लम्हे मेरे कमरे के दरवाजे में खड़ी माँ को मैं देखती, जिनकी आंखों में नफरत के अंगारे दिखाई दे रहे होते थे। पापा का ये बेहद प्यार ही तो था जो मेरी सौतेली माँ की आंख में कांटा बनकर खटखटाता था। वक्त गुजरता गया। माँ के अपने भी 3 बच्चे हो गए थे, 2 बेटे और 1 बेटी। पापा उनका भी ख्याल रखते, उनको भी प्यार करते, पर जो दीवानगी, जो प्यार उनके लहजे में मेरे लिए था, वो किसी और के लिए नहीं था। शायद यही बात माँ को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि उनके सगे बच्चों के बावजूद मेरे पापा की पूरी दुनिया मैं ही थी। पापा अक्सर मुझे रात को कहानी सुनाते। वो कहते कि तारा, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरा मान हो, तुम मेरी खुशी हो। मैं हैरत से पूछती कि पापा, क्या सच में? तो पापा मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहते कि बेटी, तुम मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी हो। पापा की बातों को सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी। मुझे उस वक्त बस इतना पता था कि मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। वो मुझे पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते थे। मेरी स्कूल की फीस हो, यूनिफॉर्म हो, किताबें हों, पापा कभी भी देर नहीं करते थे। चाहे उनको ओवर टाइम लगाना पड़ता, चाहे उनको अपने पुराने जूतों में ही गुजारा करना पड़ता, लेकिन मेरी ज़रूरत पर कभी भी आँच नहीं आने देते। फिर वो वक्त भी आ गया जब हमारे घर की खुशियों को नज़र लग गई। पापा की तबीयत खराब सी रहने लगी थी। शुरू में उन्होंने उसको मामूली सी खांसी समझकर नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो खांसी उनके वजूद को खोखला करने लगी। वो रात रात भर खांसते रहते, उनका दम घुटने लगता था। माँ उनकी बीमारी से ज्यादा पैसों की फिक्र करती। सारा पैसा तो डॉक्टर और दवाइयों में जा रहा है, बच्चों का पेट कैसे भरा जाएगा? आप सुनते क्यों नहीं? माँ चरपाई के पास खड़ी होकर पापा को रोज ताना देती। जब पापा सांस लेने की कोशिश कर रहे होते, पापा कमजोर आवाज में कहते कि ऊपर वाला बहुत बड़ा है, वो सब ठीक कर देगा, तुम फिक्र नहीं करो। मगर वो ठीक नहीं हो रहे थे, वो दिन ब दिन घुलते ही जा रहे थे। वो मजबूत कंधे जिन पर मैं झूला झूलती थी, अब हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। घर में गरीबी ने डेरा डाल लिया था। माँ का व्यवहार मेरे साथ और ज्यादा जुल्म से भरा हो गया। अब तो पापा के सामने भी वो मुझे डांट दिया करती थी। पापा कुछ कहना चाहते तो खांसी का तेज दौरा पड़ जाता और वो बेबस होकर रह जाते थे। एक शाम पापा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो सांस नहीं ले पा रहे थे, उनका चेहरा नीला पड़ गया था। मैं उनके सिरहाने बैठी हुई रो रही थी। डॉक्टर आया और जवाब देकर चला गया। माँ कमरे के कोने में खामोश खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर दुख था या आने वाले वक्त की फिक्र, मैं नहीं जानती। पापा ने कांपते हुए हाथ से इशारा किया कि मेरी बेटी तारा को पास बुलाओ। मैं तड़पकर उनके सीने से जाकर लग गई थी। पापा,
आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप मुझे छोड़कर मत जाइए, प्लीज़। मैं बुरी तरह से फूट फूट कर रो रही थी। पापा ने बहुत मुश्किल से अपना कमज़ोर हाथ उठाकर मेरे सर पर रखा। उनकी आंखों से आंसू बहकर कनपटी में समा रहे थे। मेरी बच्ची, रोना मत। बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे कि किसी गहरे कुएं से आ रही हो। उन्होंने एक गहरा सांस लिया और मेरी आंखों में देखा। उस वक्त उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। बेटी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, अगर तुम्हारी परवरिश में या तुमसे प्यार करने में कहीं कोई कमी रह गई हो, तो अपने पापा को माफ़ कर देना। वो अटक अटक कर बोल रहे थे। हर शब्द के साथ उनकी सांसें उखड़ रही थी। मैं अपने पापा के सामने अब बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। पापा फिर कहने लगे, तारा, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं अपना किसी से किया हुआ वादा अच्छी तरह से निभा सका हूँ या नहीं। बस मुझे डर ये है कि कहीं मुझसे कोई भूल, कोई गलती तो नहीं हुई, पर जो कुछ तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं मजबूर था, मैं कमज़ोर पड़ गया था। मैंने तड़पकर पापा के दोनों हाथ पकड़ लिए और उनको चूमने लगी। मेरा दिल कह रहा था कि अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। नहीं पापा, आपने कभी कोई कमी नहीं की है। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। पापा, आपके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आप ऐसा मत बोलिए, प्लीज़। मैंने उनके हाथ अपने गालों से लगा लिए। वो लगातार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे कि मेरी सूरत को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हों। तारा, मेरी एक बात याद रखना। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जेब की तरफ इशारा किया था, जो उनके सिरहाने लटक रही वेस्ट कोट में थी। उसमें एक छोटी सी पोटली है, वो निकाल लो। मैंने जल्दी से वेस्ट कोट की जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी मलमल की पोटली निकाली। पापा ने इशारे से उसको खोलने को कहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से उसकी गांठ खोली तो उसमें से एक सोने की अंगूठी निकली, पुराने जमाने की बनावट वाली, जिस पर एक छोटा सा नगीना जड़ा हुआ था। ये तुम्हारे लिए है बेटी, इसको हमेशा ही अपने पास संभाल कर रखना। इसको कभी खुद से अलग मत करना। ये तुम्हारे पास एक निशानी है। पापा का सांस उखड़ रहा था। मैंने वो अंगूठी अपनी मुट्ठी में दबा ली। मैं संभाल कर रखूंगी पापा, हमेशा इसको अपने साथ रखूंगी। और सुन बेटी, हालात जैसे भी हों, कभी भी हिम्मत नहीं हारना। ऊपर वाला बहुत बड़ा है, वो ज़रूर कोई ज़रिया बनाएगा। मैं जा रहा हूँ, पर मेरा साया हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगा। ये कहते कहते पापा की आंखें छत पर जम गई। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे कोई उनको नजर आया हो, जैसे उनका कोई बोझ उतर गया हो। उनके हाथ की गिरफ्त मेरे हाथ पर ढीली पड़ गई थी। कमरे में खौफनाक खामोशी छा गई। पापा, मैंने उनको हिलाया। पापा उठिए ना, पापा मुझसे बात करिए। लेकिन वो खामोश हो गए थे। वो हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। मैं तो जैसे पत्थर की हो गई थी। मेरा दिमाग बंद हो गया। मेरी जान से प्यारे मेरे पापा, जो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे, आज मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके थे। वो मुझे अनाथ कर गए थे, इस सौतेली माँ के रहमो करम पर, जो मुझे एक पल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। कमरे में माँ के रोने की आवाज़ गूंजी। वो छाती पीट पीट कर रो रही थी, लेकिन उनके रोने में भी एक ताना सुनाई दे रहा था। हाय, मैं लुट गई। हाय, ये मनहूस अपने बाप को खा गई। मेरे पति को, अभी तो जवान ही थी, अभी तो बच्चों के सर पर इनका सहारा था। वो मुझे देखती और नफरत से मुंह फेर कर रोने लगती। मेरे छोटे बहन भाई जो थे तो वो मेरे सौतेले, लेकिन मैं उनसे प्यार करती थी, क्योंकि वो पापा की निशानी थे। वो भी सहमे हुए रो रहे थे, वो भी टूट चुके थे। लेकिन मैं बिल्कुल हैरान बैठी हुई थी। न आंखों से आंसू निकल रहा था, न हलक से चीख। मैं बस पापा के ठंडे होते हुए चेहरे को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे जिस्म से आत्मा निकलकर पापा के साथ ही चली गई हो और यहाँ पर सिर्फ एक लाश बाकी रह गई हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पापा के बाद जिंदगी कैसे गुजरेगी। कौन मुझे गुड़िया कहकर बुलाएगा? कौन शाम को मेरे लिए तोहफे लेकर आएगा? कौन मुझे इस जालिम औरत से बचाएगा? मैं नहीं जानती थी कि ये तो सिर्फ अभी इम्तिहान की शुरुआत थी। पापा की अर्थी उठी तो घर से रौनक ही रूठ गई थी और उसके साथ ही मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी वहीं मर चुकी थी। मुझे क्या पता था कि मेरे पापा के मरते ही मेरी जिंदगी सड़क की धूल बनकर रह जाएगी। पापा के अंतिम संस्कार के बाद जब हम घर लौटे तो ऐसा लगा जैसे इस घर की बुनियाद ही हिल गई हो। वो घर जो पापा की मौजूदगी में किला जैसा लगता था, आज मुझे एक वीरान खंडर महसूस हो रहा था।
अफसोस के लिए आने जाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन मेरे लिए ये भीड़ भी अकेलेपन जैसे ही थी। हर कोई मुझे अजीब नज़रों से देखता और अफसोस करता, फिर आगे बढ़ जाता। कोई मेरे सर पर हाथ रखकर ये नहीं कहता कि डरो मत बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं घर के एक कोने में घुटनों में सर दिए हुए बैठी रहती और मेरी आंखें सूख चुकी थी। पहले 3 दिन तो जैसे तैसे गुजर गए, क्योंकि रिश्तेदार और मोहल्लेदार आ जा रहे थे। माँ का व्यवहार भी उन दिनों अजीब सा रहा। वो लोगों के सामने तो बहुत ज़्यादा रोती थी और अपनी बदकिस्मती का रोना रोती रहती, पर जैसे ही कोई मेहमान जाता, वो मुझे ऐसी नज़रों से घूर कर देखती जैसे पापा को मैंने ही निगल लिया हो। फिर चौथे दिन घर से मेहमानों की भीड़ कम हो गई और असली इम्तिहान जब शुरू हुआ, घर में खामोशी छा गई और राशन खत्म होने लगा था। पापा की बीमारी ने पहले ही जमा पूंजी खत्म कर दी थी और अब जो कुछ भी बचा था वो अंतिम संस्कार और मेहमानों के ऊपर लग गया। मैं किचन में थी और चाय बना रही थी कि माँ अंदर दाखिल हो गईं। उनकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर अजीब आसार थे। उन्होंने मेरे हाथ से चाय की पत्ती का डब्बा छीन लिया। खबरदार जो अब इस घर में बेकार का खर्च भी किया तो। उन्होंने दांत पीस कर कहा, माँ, मैं तो बस भाइयों के लिए चाय बना रही थी, वो भूखे हैं। मैंने डरते डरते कहा, भूखे हैं तो क्या करें, जहर खा ले। तेरे बाप ने कौन से खजाने छोड़े हैं मेरे लिए। सारी उम्र ईमानदारी का ढोल पीटता रहा और अब हमें भीख मांगने पर मजबूर कर गया। वो जोर से चीखने लगी। उनके लहजे की कड़वाहट मेरे दिल को छलनी कर रही थी। मैंने सर झुका लिया, क्योंकि मेरे पास उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। पापा ने हमें इज्जत और प्यार दिया था, लेकिन माँ को शायद सिर्फ पैसों की जुबान समझ आती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और माँ का व्यवहार मेरे साथ जानवरों से भी ज्यादा बुरा हो गया। वो मुझे पेट भरकर खाना भी नहीं देती। जो बचा हुआ होता वो मेरी प्लेट में डाल देती और कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होता। मेरे छोटे सौतेले बहन भाई छुपकर मेरे लिए बिस्किट या फिर रोटी का टुकड़ा लेकर आते। दीदी, आप ये खा लीजिए। मेरा छोटा भाई हार्दिक अपनी मुट्ठी में छुपाया हुआ बिस्किट मुझे देते हुए कहता तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। नहीं मेरे प्यारे भाई, ये तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। मैं उसको गले से लगा लेती। इन बच्चों का प्यार ही तो था जिसने मुझे इस नर्क में भी जिंदा रखा हुआ था, वरना माँ के ताने तो मुझे कब का मार चुके होते। अभी पापा के दर्द को मुश्किल से 8 दिन भी नहीं गुजरे थे कि घर का माहौल और ज्यादा भारी हो गया। माँ ने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। पहले पापा की साइकिल बेच दी और धीरे धीरे बर्तन। जब भी कोई चीज़ घर से जाती, मेरा दिल कट जाता, क्योंकि वो सब चीज़ें पापा की निशानियाँ थीं। मैंने वो अंगूठी जो पापा ने मरते वक्त मुझे दी थी, अपनी सलवार के नेफे में सी ली थी, ताकि माँ की नज़र उसके ऊपर नहीं पड़ सके। वो अंगूठी मेरी पूरी दुनिया थी और मुझे डर था कि अगर माँ ने वो देख ली तो वो उसको भी बेच देंगी। मैं रातों को उठकर उसको टटोलती और पापा के एहसास को महसूस करती। 9वें दिन की रात थी और घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। माँ बैठक में टहल रही थी और बार बार मुझे बुरा भला कह रही थी। ये मनहूस घर की सब खुशियाँ खा गई। पहले अपनी माँ को खा गई और अब मेरे पति को। अब ये हमें भी खा जाएगी। माँ की आवाज़ बहुत तेज थी और वो जानबूझकर मुझे सुना रही थी। मैं कमरे में बैठी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा क्या कसूर है। क्या अनाथ होना मेरा गुनाह था? क्या पापा की डेथ मेरी वजह से हुई थी? इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं था। फिर 10वां दिन आया तो मेरे ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। शाम का वक्त था और ठंड बढ़ गई थी। मैंने हिम्मत करके माँ से कहा कि माँ, घर में आटा ख़त्म है। अगर आप कहें तो मैं साथ वाली आंटी से मांग लाऊं। बच्चे सुबह से भूखे हैं। मेरी बात सुनते ही माँ का पारा चढ़ गया। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ गई और मेरे बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। मांग लाऊं? भीख मांगना सिखा रही है मुझे? हाँ, आखिर को तेरे बाप ने हमें फकीर ही तो बना दिया है। अब तू भी मोहल्ले में हमारी नाक कटवाना चाहती है? चल निकल जा मेरे घर से। उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं गिरते गिरते बची। माँ, प्लीज ऐसा मत करिए, मैं तो बस बच्चों की खातिर कह रही थी। मैंने रोते हुए कहा, बच्चों की खातिर? तू ही बच्चों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तक इस घर में रहेगी, यहाँ तेरी नहुसत भी रहेगी। मैं अपने बच्चों को कैसे भी पाल लूंगी, पर तुझ जैसे बोझ को और नहीं उठा सकती हूँ। ये कहते हुए उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए मेन गेट की तरफ ले जाने लगी। मैंने अपने पाँव जमीन पर जमा लिए, लेकिन वो गुस्से में पागल हो रही थी और उनकी ताकत मुझसे ज्यादा थी। माँ, ऊपर वाले के लिए मुझे मत निकालिए, मैं कहाँ पर जाऊंगी?
बाहर बहुत ठंड है। माँ, पापा की आत्मा ये सब देखकर तड़प जाएगी। मैंने उनके पाँव पड़ने की कोशिश करी। अरे तेरे पापा मर गए हैं और मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। चल दफा हो जाए यहाँ से। आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया और मुझे पूरी ताकत से बाहर सड़क पर धकेल दिया। मैं मुंह के बल सख्त फर्श पर जाकर गिर गई थी। मेरे घुटनों और हथेलियों से खून भी रसने लगा। इससे पहले कि मैं उठती, मेरे पीछे दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और कुंडी लगाने की आवाज़ आई। मैंने दीवानों की तरह दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। माँ, दरवाज़ा खोल दीजिए प्लीज़। माँ, मैं वादा करती हूँ, कुछ भी नहीं मांगूंगी। मैं घर के काम करूंगी, मैं नौकरानी बनकर रह लूंगी। बस मुझे छत दे दीजिए। पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया था। सिर्फ बच्चों के रोने की हल्की आवाज़ आ रही थी, जिनको शायद माँ ने कमरे में बंद कर दिया था। मैं काफ़ी देर तक दरवाजे से सर टिकाकर रोती रही, पर वो दरवाज़ा जो कभी पापा के आने पर खुलता था, आज मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गया था। रात गहरी होती जा रही थी और ठंड की तेज़ी भी बढ़ती जा रही थी। दिसंबर की ठंडी हवाएं मेरे पतले कपड़ों को चीरती हुई मेरे जिस्म में घुस रही थी। मेरे पास न कोई चादर थी और न पाँव में ढंग का जूता। मेरा दुपट्टा जगह जगह से फटा हुआ था, जिसको मैंने खुद से लपेट रखा था, पर वो ना काफ़ी था। गली में सन्नाटा छाया हुआ था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मुझे डर महसूस होने लगा। मैंने अपनी जेब टटोली, जहाँ पर पापा की दी हुई अंगूठी मैंने संभाल कर रखी हुई थी। बस यही एक सहारा था। फिर मैं वहाँ से उठी और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ सड़क पर चलने लगी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ, बस कदम उठ रहे थे। सड़कें सुनसान थी और स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी में मेरा साया मेरे साथ रेंग रहा था। हर गुजरती गाड़ी की आवाज़ पर मैं सहम जाती थी और किसी पेड़ या फिर खंबे की साइड में छुप जाती। मुझे ज़माने की नज़रों से डर लगता था। पापा ने हमेशा मुझे छुपाकर रखा और आज मैं सरे बाजार में मजबूर और बेबस थी। भूख और ठंड ने मेरे होश व हवास छीनना शुरू कर दिए थे। मेरे दांत बज रहे थे और हाथ पांव सुन हो रहे थे। मुझे पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। पापा, आप कहाँ पर हैं? देखिए आपकी गुड़िया सड़कों पर कैसे फिर रही है। आप तो कहते थे आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, फिर आज आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? मैंने आसमान की तरफ देखकर शिकायत करी। आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन वो भी मुझे बहुत दूर और बेबस लग रहे थे। चलते चलते मेरे कदमों ने भी जवाब दे दिया। मुझे चक्कर आने लगे थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। दुनिया गोल गोल घूम रही थी। एक मोड़ पर पहुंचकर मुझसे और ज्यादा चला नहीं गया। मेरे घुटने मुड़ गए और मैं सड़क किनारे ही फुटपाथ पर गिर गई। ठंडी जमीन ने मेरे वजूद को और ज्यादा ठंडा कर दिया। मेरी आंखें बंद हो रही थी और आखिरी मंजर जो मैंने देखा वो एक गाड़ी की हेडलाइट थी जो तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। उसके बाद सब कुछ अंधेरे से भर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी नरम बिस्तर के ऊपर थी। मेरे ऊपर गर्म कंबल था और कमरे में हीटर की हल्की सी तपिश महसूस हो रही थी। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। ये मेरा घर नहीं था और ना ही ये सड़क थी। कमरे में सफ़ेदी छाई हुई थी और हर तरफ फिनाइल की तेज बदबू फैली हुई थी। ये बदबू हॉस्पिटल के जैसी ही थी, पर यहाँ का माहौल कुछ अलग था। कुछ दूरी पर कुछ औरतें भी बिस्तर पर लेटी हुई थी और कुछ फर्श पर सफाई कर रही थी। मैं कहाँ पर हूँ? मैंने उठने की कोशिश करी तो मेरे सर में और ज़्यादा दर्द होने लगा। लेटी ही रहो बेटी, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पास बैठी हुई एक अधेड़ उम्र औरत ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा। उनके चेहरे पर ममता दिख रही थी और आंखों में हमदर्दी। आप कौन हैं और मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ? मेरी आवाज़ कमज़ोर थी। मैं यहाँ की हेड हूँ और तुम अनाथ आश्रम में हो। कल रात किसी ने तुम्हें सड़क किनारे बेहोश पाया था तो यहाँ पर छोड़ गया। तुम ठंड से ठिठर रही थी और बुखार में तप रही थी। शुक्र करो ऊपर वाले का कि तुम अब सही हाथों में हो। मैंने उस जगह का नाम दोहराया। अनाथ आश्रम। यहाँ पर लवारिस को जगह मिलती थी, तो क्या अब मैं भी लवारिस हो गई थी? ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। रो मत बेटी, ऊपर वाला बहुत बड़ा है। यहाँ पर सब तुम्हारे जैसे ही हैं। हर किसी की अपनी कोई कहानी है, हर किसी का अपना दुख है। और उस औरत ने मुझे दिलासा दिया। अचानक से हॉल में हलचल मच गई। कुछ औरतें तेजी से इधर उधर भागने लगी और सफाई में तेजी आ गई। क्या हुआ है? मैंने हैरत से पूछा। कि आज बड़े डिप्टी साहब आ रहे हैं यहाँ पर डोनेशन बांटने। वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, जब भी आते हैं
तो यहाँ की रौनक बढ़ जाती है। तुम खुशकिस्मत हो कि आज ही होश में आई हो। उस औरत ने मुस्कुराकर बताया। मुझे डिप्टी साहब या फिर डोनेशन से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा दिल तो अभी भी अपने ही घर की दहलीज पर पड़ा हुआ था, जहाँ से मुझे धुतकार दिया गया था। पर पेट की आग और हालात की मजबूरी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। पापा का घर तो मुझसे छीन लिया गया था, अब शायद यही मेरा मुकद्दर थी। मेरी बहन भाई मुझसे दूर हो गए थे। वो बहन भाई जो मुझसे प्यार करते थे, अब शायद मैं उनको कभी नहीं देख पाती। सौतेली माँ की नफरत जीत गई थी और पापा का प्यार हार गया था। ये सोचकर मैंने अपना सर घुटनों में दे दिया और सिसकियां लेने लगी। मुझे क्या पता था कि आज का दिन मेरी जिंदगी का मोड़ ही बदल देगा। वो डिप्टी साहब जिनके स्वागत की तैयारी हो रही थी, वो मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ लाए, इससे मैं बिल्कुल ही बेखबर थी। अनाथ आश्रम के इस बड़े से हॉल में दोपहर का सूरज खिड़कियों से छनकर अंदर आ रहा था, पर मेरे अंदर का अंधेरा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर तरफ एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। मेरे पास वाली चारपाई पर बैठी हुई औरत, जिनका नाम शायद पद्मा जी था, वो बड़े जोश से अपनी चादर ठीक कर रही थी। उन्होंने मुझे घुटनों में सर दिए हुए बैठे देखा तो मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। अरे लड़की, अभी तक ऐसी ही बैठी हुई है? उठो, मुंह हाथ धो लो, कुछ देर में सब लोग आने ही वाले हैं। पद्मा जी ने बहुत प्यार से कहा। मुझे किसी साहब से नहीं मिलना है आंटी। मेरा दिल तो बस अपने ही घर जाने की मेरा दिल तो बस अपने ही घर जाने को कर रहा है, चाहे वो घर अब मेरा नहीं रहा। मैंने रोनेहाय लहजे में जवाब दिया। मेरी आवाज़ में इतनी मायूसी थी कि उनका हाथ मेरे कंधे पर रुक गया। घर? कौन सा घर पगली? वहाँ जहाँ से तुझे धक्के देकर निकाल दिया गया। याद रख बेटी, इज्जत वो नहीं होती जो चार दीवारी में मिले। इज्जत तो वो होती है जो ऊपर वाला मुकद्दर में लिख दे। अब तेरा घर यही है और हम सब तेरा परिवार हैं। उनकी बात बिल्कुल सही थी और उसमें सच्चाई भी थी, पर मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। मैं एक शरीफ बाप की बेटी थी जिसने मुझे हमेशा शहजादियों की तरह रखा। आज मैं भीख लेने वालों की लाइन में कैसे खड़ी हो सकती थी? ये सोच ही मेरे लिए जहर जैसी थी। अचानक से बाहर से गाड़ियों के सायरन की आवाज़ आने लगी। हॉल में मौजूद सब औरतें तेजी से अंदर दाखिल हुईं और इंचार्ज सबको कहने लगी कि सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। डिप्टी कमिश्नर साहब पहुंच चुके हैं। कोई शोर नहीं करेगा और ना ही कोई अपनी जगह छोड़ेगा। इंचार्ज दीदी की आवाज़ में सख्ती थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मुझे एक अनजाना सा डर महसूस हो रहा था। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि ज़रूर कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी को भी बदल देगा। मैंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। मेरी हथेली में वही अंगूठी चुभ रही थी जो मैंने पहन रखी थी, पापा की आखिरी निशानी। मैंने उस अंगूठी को उंगली में घुमाया। सोने की वो ठंडी धात मुझे पापा के प्यार का एहसास दिला रही थी। पापा, आप कहाँ पर हैं? आपकी बेटी आज यहाँ मजबूर है। आप तो कहते थे कि मैं आपका मान हूँ, आज आपका मान मिट्टी में मिल रहा है। मेरे अंदर एक चीख थी जो बाहर नहीं आ सकती। बाहर का शोर बढ़ गया था। गाड़ियों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। फिर भारी बूटों की आवाज़ सुनाई दी। हॉल का दरवाज़ा खुला और कुछ पुलिस वाले और कैमरामैन अंदर दाखिल हुए। फ्लैशलाइट चमकने लगी तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं नहीं चाहती थी कि दुनिया मुझे इस हाल में देखे। एक सरकारी नौकर की बेटी आज खुद सरकारी लोगों से भीख लेने के इंतजार में खड़ी थी। फिर वो दाखिल हुए। उनके साथ उनका स्टाफ भी था। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। ये डिप्टी कमिश्नर ईशांत हैं। वो बीच में आकर स्टेज पर खड़े हुए और सबको हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उनकी आवाज़ में बहुत मजबूती थी। वो किसी ऑफिसर की तरह नहीं, बल्कि किसी बेटे की तरह बात कर रहे थे। मैं आज यहाँ पर कोई भी एहसान करने के लिए नहीं आया, बल्कि अपना फ़र्ज़ पूरा करने आया हूँ। ये जो कुछ मैं लेकर आया हूँ, ये आपका हक है जो ऊपर वाले ने मुझे दिया है, ताकि मैं आप तक पहुँचा सकूँ। उनकी बातें सुनकर हॉल में मौजूद औरतों की आंखों से आंसू आ गए। उनकी बातें सुनकर हॉल में मौजूद औरतों की आंखों से आंसू आ गए। पद्मा जी ने अपने दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ कर ली कि कितना भला आदमी है, ऊपर वाला इसको लंबी उम्र दे। हमारे सर पर तो यही साया है। पद्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया। मेरी नज़रें फर्श पर जमी हुई थी। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पापा भी तो सरकारी नौकर ही थे। शायद ये सब लोग पापा को जानते हैं। नहीं, पापा तो एक मामूली से क्लर्क थे और ये शहर के इतने बड़े डिप्टी कमिश्नर, भला इनका क्या जोड़। मैंने अपने दिल को समझाया। फिर डोनेशन बांटने का काम शुरू हुआ। फिर ऐलान हुआ कि सब औरतें एक लाइन बनाकर खड़ी हो जाएं।
ताकि डिप्टी साहब अपने हाथ से लिफाफे और तोहफे बांट सकें। औरतें तेजी से उठी और एक लाइन में लगने लगी। हर किसी की कोशिश थी कि वो पहले पहुंच जाए। गरीबी इंसान से उसकी इज्जत भी छीन लेती है, ये मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया था। वो औरतें जो अभी कुछ देर पहले तक बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब कुछ रुपयों के लिफाफे के लिए एक दूसरे को धकेल रही थी। मैं अपनी जगह से नहीं हिली। मैं वहीं पर बैठी रही, दीवार के साथ टेक लगाए हुए। अरे तुम क्यों बैठी हो? जाओ लाइन में लग जाओ। एक और औरत ने गुजरते हुए मुझे टोक दिया। नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने धीमी आवाज में कहा। नहीं चाहिए? पागल हो गई हो क्या? जानती भी हो इस लिफाफे में कितने पैसे होते हैं? महीने भर का राशन आ जाएगा और साथ में जो कपड़े मिलते हैं वो अलग। उठो चलो, नखरे मत करो, यहाँ पर नखरे नहीं चलते हैं। उस औरत ने मेरा बाजू पकड़कर खींच लिया। पर मैं भिखारी नहीं हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी ईगो मुझे इजाजत नहीं दे रही थी। यहाँ पर कोई भी भिखारी नहीं है बेटी, सभी मजबूर हैं और मजबूरी में मदद लेना कोई गलत काम नहीं होता। उठ जाओ वरना इंचार्ज दीदी नाराज होंगी कि तुमने रूल तोड़ा है। पद्मा जी भी लाइन में खड़ी हो गई थी। उन्होंने मुझे इशारा किया। मैंने एक नज़र डिप्टी साहब की तरफ देखा। वो हर औरत को बड़ी इज्जत से लिफाफे दे रहे थे और सर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद भी दे रहे थे। उनके चेहरे पर थकावट के बावजूद भी मुस्कुराहट थी। वो किसी देवता से कम नहीं लग रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सी हालत थी। एक तरफ पापा की परवरिश थी और दूसरी तरफ पेट की आग। हालात के आगे मैं झुक गई थी। मैंने अगर मदद नहीं ली तो फिर कहाँ पर जाऊंगी? मेरे पास तो किराया तक नहीं है जो कहीं जा सकूं। सोचते सोचते मैं उठकर खड़ी हो गई। मेरे पाँव बहुत ज्यादा भारी हो गए थे। मैं धीरे धीरे चलती हुई लाइन के आखिर में जाकर खड़ी हो गई। मेरा दुपट्टा जगह जगह से फटा हुआ था और कमीज पर मिट्टी के निशान थे। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। मेरे सामने खड़ी हुई औरतें खुशी खुशी लिफाफे लेकर उनके लिए प्रार्थना करती हुई जा रही थी और कह रही थी कि ऊपर वाला तुम्हारा भला करे बेटा, ऊपर वाला तुम्हें बहुत देगा। एक बूढ़ी माँ ने डिप्टी साहब के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो डिप्टी कमिश्नर ने सर झुकाकर उनके हाथ को चूम लिया। आपकी प्रार्थना ही चाहिए बस। उसका लहजा इतना नरम था कि मेरे दिल में भी उनके लिए इज्जत पैदा हो गई। वो कोई मगरूर या घमंडी नहीं थे। अब मेरे आगे सिर्फ 3 औरतें रह गई थी। मैंने अपना दायां हाथ देखा, वही हाथ जो कभी पापा से जिद करके चीज मांगता था, आज वो भीख लेने के लिए उठने वाला था। मेरे हाथ में वो सोने की अंगूठी चमक रही थी। मैंने सोचा कि उसको उतार कर छुपा लूं, कहीं कोई ना समझे कि सोने की अंगूठी पहनकर भीख मांगने आई है। पर फिर ख्याल आया कि ये पापा की दी हुई आखिरी निशानी है, इसको खुद से अलग कैसे कर सकती हूँ। और वैसे भी ये इतनी पुरानी अंगूठी है, शायद किसी की नज़र नहीं पड़े। अब 2 औरतें रह गईं। मेरे हाथ कांपने लगे। पसीने की बूंदें मेरे माथे पर चमकने लगीं। मुझे चक्कर आ रहे थे। हॉल की रोशनी मुझे चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ये बेइज्जती, ये बेबसी, ऐ ऊपर वाले, ये तूने मेरा क्या हाल कर दिया। फिर एक औरत रह गई। वो औरत लिफाफा लेकर बढ़ी तो अब मेरे और डिप्टी कमिश्नर साहब के बीच में कोई रुकावट नहीं थी। वो अपनी जगह खड़े हुए थे, हाथ में एक सफ़ेद लिफाफा पकड़े हुए, चेहरे पर वही मुस्कुराहट। आओ बेटी, उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा सुकून था। जिसने मुझे अपनी तरफ से खींचने की कोशिश करी। मैं आगे बढ़ी। मेरी नज़र झुकी हुई थी। मैं उनकी आंखों में नहीं देख सकती थी। मुझे अपनी बेबसी पर शर्म आ रही थी। मैं वो तारा थी जिसके पापा उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे और आज मैं एक भिखारन बनकर खड़ी हुई थी। मैं उनके बिल्कुल पास पहुंच गई। माहौल में उनके महंगे परफ्यूम की खुशबू बसी हुई थी जो मेरे फटे पुराने से कपड़ों की मिट्टी की बदबू से टकरा रही थी। ये अमीरी और गरीबी का सामना था। ये लो बेटी, ऊपर वाला तुम्हारी मुश्किल को आसान करे। उन्होंने लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे लेना नहीं चाहा। मेरा दिल चाह रहा था कि भाग जाऊं, यहाँ से निकल जाऊं, पर भूख और हालात ने मेरे पांव वहीं जकड़ रखे थे। मैंने कांपते हुए हाथों से अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। मेरा हाथ कांप रहा था। मेरी उंगलियां कपकपा रही थी। जैसे ही मेरा हाथ रोशनी में आया, मेरी उंगली में पहनी हुई वो अंगूठी चमक उठी। उसका नगीना रोशनी पड़ने से चमक रहा था। वही अंगूठी जो पापा ने मरते वक्त मुझे दी थी, वही जो मेरी माँ की निशानी थी। मैंने अभी लिफाफा पकड़ा भी नहीं था कि अचानक से माहौल में अजीब सा तनाव पैदा हो गया। मैंने महसूस किया कि डिप्टी कमिश्नर साहब का हाथ जो मेरी तरफ बढ़ रहा था, अचानक से रुक गया। वो हैरान हो गए।
मैंने डरते डरते नजर उठाकर उनके चेहरे की तरफ देखा। उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उनकी आंखें जो अभी तक प्यार से भरी हुई थी, अब हैरत और बेयकीनी से छटी हुई थी। उनकी नज़र मेरे चेहरे पर नहीं, बल्कि मेरे कांपते हुए हाथों पर जमी हुई थी, ठीक उसी जगह जहां पर वो अंगूठी मौजूद थी। उनके चेहरे के रंग तेजी से बदल उनके चेहरे का रंग तेजी से बदलने लगा, लाल से सफ़ेद, और फिर जैसे ही उन्होंने कोई ऐसा मंजर देख लिया हो जो नामुमकिन था, उनके होठ हिले पर आवाज़ नहीं निकली। उनका पूरा वजूद कांपने लगा। मेरे दिल ने एक खौफनाक डुबकी ली। क्या हुआ है? क्या उन्होंने समझ लिया है कि ये मैंने चोरी की है? क्या वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे? ये उनके हलक से एक घुटी हुई चीख निकली। वो बुरी तरह से कांप रहे थे, इतना ज्यादा कि उनके हाथ में पकड़े हुए पैसों का भारी लिफाफा उनके हाथ से फिसलकर और फर्श पर गिर गया। लिफाफा गिरने की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। हर तरफ सन्नाटा छा गया था। कैमरे की फ्लैश लाइट रुक गई। पुलिस वाले चौकन्ने हो गए। औरतों की हल्की चुगलियों की आवाज आने लगी। सबकी नजरें हम दोनों पर ही जम गई थी। मुझे लगा कि मेरा दम घुट जाएगा। मैंने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करी, पर मेरा जिस्म सुन्न हो गया था। डिप्टी कमिश्नर साहब की नजरें अंगूठी से नहीं हट रही थी, जैसे वो किसी गहरे सदमे में चले गए हों। वो इंसान जो अभी कुछ लम्हे पहले सबको दिलासा दे रहा था, अब खुद ही सहारे का मोहताज लग रहा था। ये अंगूठी ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई है? बोलो लड़की, किसने दी है तुम्हें? अंगूठी? उनकी आवाज में एक ऐसी गरज थी जिसमें गुस्से से ज्यादा डर था और बेचैनी शामिल थी। उनका हाथ कांप रहा था और उन्होंने मेरे हाथ को इतनी सख्ती से पकड़ रखा था कि मुझे अब दर्द महसूस होने लगा। मैंने डरते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करी। मेरा दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। मुझे लगा कि शायद वो मुझे चोर समझ रहे हैं। मेरे आसपास खड़ी हुई औरतें भी सहमकर पीछे हट गई थी। इंचार्ज दीदी तेजी से आगे बढ़ी ताकि मामले को संभाल सके, पर डिप्टी साहब ने हाथ के इशारे से उन सबको वहीं पर रोक दिया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ बेटी, ऊपर वाले के लिए मुझे बताओ, ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई है? उनकी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे और ये मंजर देखकर वहां पर मौजूद हरेक को हैरान कर गया। एक डिप्टी कमिश्नर एक भिखारन लड़की के सामने खड़ा हुआ था और मैं घबरा गई। मेरी आवाज़ हलक में अटक गई। मैंने कांपते हुए होठों के साथ मुश्किल से जवाब दिया कि ये मेरे पापा ने दी है। ये मेरे पापा की निशानी है। मेरे पापा का जिक्र करते ही मेरी आंखों से भी आंसू जारी हो गए थे। तुम्हारे पापा? उन्होंने बेयकीनी से मेरे चेहरे को देखा। क्या नाम था तुम्हारे पापा का? जल्दी से बताओ मुझे, क्या नाम था उनका? लहजा इतना ज्यादा मिन्नत से भरा था। मैंने हिचकी के बीच उनको पापा का नाम बताया कि मेरे पापा का नाम अभिनव था। पापा का नाम सुनना था कि जैसे उनके ऊपर बिजली गिर गई हो। वो वहीं फर्श पर गिर गए। उनके घुटनों में जैसे जान नहीं रही हो। उन्होंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। क्या? अभिनव? अभिनव जिंदा था? ऐ ऊपर वाले, तूने क्या खेल खेला है? वो दीवानों की तरह रो रहे थे। मैं हैरत और परेशानी की वजह से उनको देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पापा के नाम से उनका क्या ताल्लुक है। कुछ देर के बाद वो संभले और कांपते हुए हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया। उनकी आंखों में अब पहचान की चमक थी और होठ बुरी तरह से कांप रहे थे। उन्होंने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो कि जो सामने खड़ी है वो सच में वही है जिसकी तलाश उन्हें बरसों से थी। तुम अभिनव की बेटी हो? उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरे अंदर डर अभी भी था, लेकिन उनके चेहरे पर जो दर्द और प्यार था वो नकली नहीं लग रहा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और जैसे खुद से ही बात करने लगे। अभिनव मेरा बड़ा भाई, मेरा अभिनव। पूरा हॉल सुन रह गया। मुझे लगा जैसे मेरे कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या? मेरे होठों से बस इतना ही निकला। उन्होंने मेरी उंगली में पड़ी अंगूठी को बहुत संभाल कर छुआ। ये अंगूठी मैंने अपनी भाभी को दी थी जब अभिनव की शादी हुई थी। ये हमारे घर की निशानी है। ये मेरे पापा की दी हुई थी। मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? मेरी सांसें जैसे रुक गईं। आप कौन हैं? मैंने कांपते हुए पूछा। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, लेकिन आंखों की नमी कम नहीं हुई। मैं ईशांत हूँ, ईशांत शर्मा, अभिनव शर्मा का छोटा भाई, तुम्हारा चाचा। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। चाचा? पापा ने कभी अपने छोटे भाई का जिक्र किया था, लेकिन बस इतना कहा था कि किसी बात पर नाराज होकर घर छोड़कर चले गए थे। फिर कभी कोई खबर नहीं मिली। पापा कहते थे एक दिन वो जरूर लौटेगा। मैं वहीं जम गई।
अगले ही पल उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया। उनका कंधा बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने बहुत ढूंढा था तुम्हें और अभिनव को, पर जब तक मैं लौटा तब तक तुम लोग शहर छोड़कर जा चुके थे। मुझे लगा तुम सब मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गए, और आज आज मेरी भतीजी इस हाल में। उनकी आवाज़ टूट गई। मेरे अंदर जमा हुआ सारा दर्द जैसे बांध तोड़कर बाहर आ गया। मैं भी उनके सीने से लगकर रो पड़ी। इतने दिनों का अकेलापन, बेइज्जती, ठंड, भूख, सब कुछ आंसुओं में बहने लगा। हॉल में खड़ी औरतें हैरान होकर ये नज़ारा देख रही थीं। इंचार्ज दीदी की आंखें भी भर आई थीं। कुछ देर के बाद उन्होंने मेरा चेहरा उठाकर देखा। किसने निकाला तुम्हें घर से? मैंने टूटे फूटे शब्दों में सब कुछ बता दिया। सौतेली माँ की नफरत, घर का सामान बिकना, भूख, धक्का देकर निकाल देना, सब कुछ। उनका चेहरा सख्त हो गया। आंखों में वही नरमी थी, लेकिन अब उसमें एक फैसला भी था। अब तुम अकेली नहीं हो, उन्होंने साफ शब्दों में कहा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अभिनव की बेटी हो और मेरा खून हो। मेरे दिल में पहली बार उम्मीद की हल्की सी किरण जागी। उन्होंने वहीं सबके सामने ऐलान किया, आज से ये लड़की इस आश्रम में नहीं रहेगी, ये मेरे साथ जाएगी। इसकी पढ़ाई, इसका भविष्य सब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने घबराकर उनकी तरफ देखा, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। उनसे भी मिलवाऊंगा, तुम्हें कोई उनसे दूर नहीं रख सकता, पर पहले तुम्हें संभलना जरूरी है। उस दिन मैं अनाथ आश्रम से एक लवारिस लड़की की तरह नहीं, बल्कि अपने चाचा के साथ सर उठाकर बाहर निकली। बाहर वही दिसंबर की ठंड थी, लेकिन आज मुझे ठंड नहीं लग रही थी। उनकी गाड़ी की गर्माहट में बैठते ही मुझे लगा जैसे पापा की गोद मिल गई हो। रास्ते भर मैं खिड़की से बाहर देखती रही, वही सड़कें, वही शहर, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। घर पहुंचकर उन्होंने मुझे अपनी पत्नी से मिलवाया। वो एक सादगी भरी औरत थी। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया, जैसे बरसों से मेरा इंतजार कर रही हों। उस रात मैंने पहली बार पेट भरकर खाना खाया और डर के बिना सोई। कुछ दिनों बाद चाचा ने कानूनी तरीके से मेरे पिता की संपत्ति का हिसाब निकलवाया। पता चला कि पापा ने कुछ पैसे मेरे नाम फिक्स डिपॉजिट में रख छोड़े थे, जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। सौतेली माँ को जब ये खबर मिली तो वो खुद मेरे पास आई। उनकी आंखों में अब वो घमंड नहीं था। कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, उन्होंने धीमे से कहा। मैंने उन्हें देखा। मेरे दिल में अभी भी दर्द था, लेकिन नफरत नहीं रही थी। मैंने बस इतना कहा कि मैं आपको माफ़ करती हूँ, लेकिन अब मैं वहीं रहूंगी जहाँ मुझे इज्जत मिले। मैंने अपने भाई बहनों से मुलाकात की। हार्दिक मुझे देखकर दौड़ता हुआ आया और मेरी कमर से लिपट गया। दीदी, आप सच में वापस आ गईं? मैंने उसे कसकर गले लगा लिया कि मैं कहीं नहीं गई थी, बस थोड़ा रास्ता भटक गई थी। समय धीरे धीरे बदलता गया। चाचा ने मुझे अच्छी पढ़ाई करवाई। मैंने डॉक्टर बनने का सपना फिर से उठाया। पापा कहते थे कि मेरी गुड़िया लोगों का दर्द कम करेगी। आज जब मैं अस्पताल में सफ़ेद कोट पहनकर खड़ी होती हूँ तो मुझे वो ठंडी दिसंबर की रात याद आती है। अगर उस रात मुझे धक्का नहीं दिया जाता, अगर मैं सड़क पर बेहोश नहीं गिरती, तो शायद मैं अपने चाचा से कभी नहीं मिलती। जिंदगी ने मुझे बहुत रुलाया, लेकिन उसी जिंदगी ने मुझे मेरा अपना खून भी लौटा दिया। मैंने सीखा कि कभी कभी दरवाजे बंद इसलिए होते हैं ताकि किस्मत हमारे लिए कोई और बड़ा दरवाज़ा खोल सके। और पापा, आप सही कहते थे, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आज भी जब मैं वो अंगूठी अपनी उंगली में देखती हूँ तो महसूस होता है कि आपके आशीर्वाद की चमक अब भी मेरे साथ है। मैंने सोचा था कि मेरी कहानी यहीं आकर थम जाएगी, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। चाचा ने मुझे अपने घर में बेटी की तरह रखा, पर दुनिया इतनी आसान नहीं होती। लोग सवाल पूछते हैं, रिश्तेदार ताने मारते हैं। कोई कहता कि अचानक से भतीजी कहाँ से आ गई, तो कोई धीरे से कहता कि इतनी बड़ी लड़की को घर में रखना ठीक है क्या। मैं सब सुनती थी, लेकिन अब मैं वही डरपोक लड़की नहीं रही थी जिसे धक्का देकर निकाल दिया गया था। चाचा हर बार मेरे सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते। वो साफ कहते कि ये मेरे भाई की बेटी है, इससे कोई सवाल नहीं करेगा। धीरे धीरे मैंने खुद को पढ़ाई में लगा दिया। सुबह कॉलेज, शाम को लाइब्रेरी, रात को देर तक किताबें। मैं जानती थी कि अगर मुझे अपनी पहचान बनानी है तो मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं। कभी कभी रात को छत पर जाकर आसमान देखती थी, वही तारे जो उस ठंडी रात मेरे ऊपर चमक रहे थे। फर्क बस इतना था कि तब मैं अकेली थी और आज मेरे साथ मेरा परिवार था। एक दिन चाचा ने मुझे अपने पढ़ने वाले कमरे में बुलाया। उनकी आंखों में गंभीरता थी। बेटी, तुम्हारे पापा ने सिर्फ पैसे ही नहीं छोड़े थे, उन्होंने एक सपना भी छोड़ा था।
उन्होंने चाहा था कि तुम डॉक्टर बनो। मैंने उनकी डायरी पढ़ी है। मेरी आंखें भर आईं। उन्होंने मुझे वो पुरानी डायरी दी। उसमें पापा की लिखावट थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं रहूं या ना रहूं, मेरी बेटी हिम्मत नहीं हारेगी, वो मेरी शान बनेगी। मैंने उसी दिन ठान लिया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। साल गुजरते गए। मैंने मेडिकल की परीक्षा पास की। जब नतीजा आया तो सबसे पहले मैंने पापा की तस्वीर के सामने जाकर रोते हुए कहा, पापा, आपकी गुड़िया डॉक्टर बनने जा रही है। चाचा की आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। इसी बीच एक और मोड़ आया। सौतेली माँ की तबीयत खराब रहने लगी। शायद समय ने उन्हें भी उनकी गलतियों का एहसास करा दिया था। एक दिन वो अस्पताल में भर्ती हुई। जब मुझे खबर मिली तो मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। दिल में पुराना दर्द अब भी था, लेकिन नफरत नहीं थी। मैं उनसे मिलने गई। वो मुझे देखकर रो पड़ी। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। तू चाहती तो आज यहाँ ना आती। मैंने उनके हाथ पकड़ लिए कि गलती आपकी थी, पर इंसान आप भी हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम इलाज करना है, हिसाब नहीं। उनकी आंखों से बहते आंसू शायद बरसों का बोझ हल्का कर रहे थे। समय ने धीरे धीरे सब ठीक कर दिया। मेरे छोटे भाई बहन अब मुझसे मिलने खुलकर आते थे। हार्दिक अक्सर कहता कि दीदी, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह बनूंगा। मैं मुस्कुरा देती। आज जब मैं अस्पताल के गलियारे में चलती हूँ तो कई बार कोई गरीब बच्ची मुझे देखकर मुस्कुरा देती है। तब मुझे अपना बीता हुआ समय याद आता है। मैंने फैसला कर लिया कि हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा उसी अनाथ आश्रम को दूंगी जहाँ से मेरी नई जिंदगी शुरू हुई थी। पहली बार जब मैं डॉक्टर बनकर वहाँ गई तो पद्मा जी ने मुझे देखते ही पहचान लिया। देखा, मैंने कहा था ना कि इज्जत ऊपर वाला देता है, उन्होंने गर्व से कहा। मैंने उनके पैर छुए। उस हाल में खड़े होकर मैंने वही मंच देखा जहां कभी मैं कांपते हाथों से लिफाफा लेने खड़ी थी। फर्क बस इतना था कि आज मेरे हाथ में मदद का लिफाफा था। मैंने मन ही मन पापा को याद किया। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि दर्द इंसान को तोड़ता जरूर है, लेकिन अगर वो टूटकर बिखरे नहीं बल्कि संभल जाए तो वही दर्द उसकी ताकत बन जाता है। उस रात अगर दरवाज़ा बंद ना होता तो शायद किस्मत का ये दरवाज़ा कभी नहीं खुलता। आज भी मेरी उंगली में वही अंगूठी है। उसका नगीना अब भी चमकता है, लेकिन अब उसमें सिर्फ यादें नहीं, जीत की रोशनी भी झलकती है। अब मैं लावारिस नहीं हूँ, मैं अभिनव की बेटी हूँ, ईशांत की भतीजी हूँ, और सबसे बढ़कर मैं खुद अपनी पहचान हूँ। समय की रफ्तार कभी रुकती नहीं है। मेरी जिंदगी भी आगे बढ़ती रही, लेकिन हर नई सुबह के साथ एक नई जिम्मेदारी जुड़ती गई। डॉक्टर बनना मेरा सपना था, पर अब मुझे समझ आने लगा था कि असली मकसद सिर्फ सफ़ेद कोट पहन लेना नहीं, बल्कि उन लोगों का सहारा बनना है जिनके पास कोई नहीं होता। एक दिन अस्पताल में एक छोटी सी लड़की लाई गई। उसके कपड़े मैले थे, बाल उलझे हुए थे और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर मेरे कदम जैसे थम गए। वो मुझे मेरी ही परछाई लग रही थी। वही सहमा हुआ चेहरा, वही खामोश आंखें। मैं उसके पास बैठ गई और धीरे से पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा? वो कुछ नहीं बोली, बस मेरी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को देखने लगी। उसकी नज़रें उस अंगूठी पर टिक गईं और मेरे अंदर कुछ हिल गया। मुझे अपनी पहली मुलाकात याद आ गई, जब उसी अंगूठी ने मेरी किस्मत बदल दी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि सिर्फ इलाज करना काफ़ी नहीं है। मुझे उन बच्चों के लिए कुछ करना होगा जिनके पास घर नहीं है, सहारा नहीं है। मैंने चाचा से बात की। चाचा, मैं एक छोटा सा ट्रस्ट शुरू करना चाहती हूँ, उन बच्चों के लिए जो सड़कों पर मिलते हैं, जिन्हें कोई अपना नहीं कहता। चाचा ने बिना एक पल गवाए कहा, जो सपना तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए देखा था, आज तुम वही सपना दूसरों के लिए देख रही हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ महीनों की मेहनत के बाद हमने एक छोटा सा सेंटर शुरू किया। नाम रखा अभिनव आश्रय। ये नाम रखते समय मेरी आंखें नम थीं। ऐसा लगा जैसे पापा की रूह मेरे पास खड़ी मुस्कुरा रही हो। धीरे धीरे वहां बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। कोई रेलवे स्टेशन से मिला, कोई मंदिर के बाहर, कोई अस्पताल के गेट पर छोड़ा हुआ। हर बच्चे की अपनी कहानी थी, अपना दर्द था। मैं हर शाम वहां जाती, उनके साथ बैठती, बातें करती, पढ़ाती। एक दिन हार्दिक भी मेरे साथ आया। उसने बच्चों को खेलते देखा और धीरे से बोला, दीदी, आप सच में सबकी हीरो हो। मैं हंस पड़ी। हीरो नहीं, बस इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ। समय के साथ मेरी सौतेली माँ भी बदल गई थी। वो कभी कभी सेंटर में आकर बच्चों के लिए खाना बनवा देती। उनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिखती थी, लेकिन अब उनमें कड़वाहट नहीं थी। एक शाम उन्होंने मुझसे कहा,
शायद ऊपर वाले ने मुझे जिंदा इसलिए रखा ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। मैंने उनके हाथ थाम लिए। हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है, बस दिल साफ होना चाहिए। मेरी जिंदगी अब सिर्फ मेरी नहीं रही थी। जब भी मैं किसी बच्चे को पढ़ते हुए देखती, किसी लड़के को डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना बताते सुनती, तो मुझे लगता था कि पापा की मुस्कान और गहरी हो रही है। कई साल बाद उसी अनाथ आश्रम में, जहाँ से मेरी नई शुरुआत हुई थी, मुझे मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। मैं उसी मंच पर खड़ी थी, सामने वही हॉल, वही कुर्सियाँ। फर्क सिर्फ इतना था कि आज लोग मेरी कहानी सुनने आए थे। मैंने माइक पकड़ा और कहा, कभी मैं भी यहाँ लाइन में खड़ी थी। हाथ में उम्मीद नहीं, मजबूरी थी। लेकिन याद रखिए, मजबूरी इंसान की पहचान नहीं होती, पहचान उसकी हिम्मत बनती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मेरी नज़र मेरी अंगूठी पर चली गई। वो अब भी चमक रही थी। उसकी चमक मुझे याद दिलाती थी कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे चीर सकती है। उस रात में छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। पापा, आपने कहा था ना कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। हवा का हल्का सा झोंका आया और मेरे चेहरे को छू गया। मैं मुस्कुरा दी। अब मुझे शिकायत नहीं थी, अब मुझे डर भी नहीं था। अब मुझे किसी दरवाजे के बंद होने का डर नहीं था, क्योंकि मैंने सीख लिया था, अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो ज़िंदगी हमें इतना मजबूत बना देती है कि हम खुद अपना दरवाज़ा बना सकें। और आज मैं किसी की छोड़ी हुई लड़की नहीं हूँ, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं हूँ, अपनी कहानी की खुद लेखिका हूँ। और ये कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं, उन सब की है जिन्हें ज़िंदगी ने कभी धक्का दिया था, लेकिन जिन्होंने गिरकर उठना सीख लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।